दोस्तों, आज जिस केस फाइल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसमें छुपी लव स्टोरी ने एक वक्त पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। सियासत की इस लव स्टोरी में प्यार, नफरत, ग्लैमर, धोखा और पॉलिटिक्स के अलावा एक और चीज थी, और वो था जुर्म। इतना ही नहीं, जब इस लव स्टोरी का खुलासा हुआ था तब सभी हैरान रह गए थे, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक शादीशुदा और जाना माना पॉलिटिशियन प्यार की खातिर अपना धर्म भी बदल सकता है। तो आखिर कौन थी वो लड़की जिसके प्यार में ये घिरे हुए थे? क्यों दोनों ने अपना धर्म बदलकर मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की? कितने दिन बाद इस लड़की की लाश बेड पर पड़ी मिली? क्या सच में उसके शव पर कीड़े रेंगने लगे थे? आखिर इनकी लव स्टोरी का इतना दर्दनाक अंजाम क्यों हुआ? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है साल 2008 से। जब नवंबर के आखिरी हफ्ते में एक खबर आती है और बताया जाता है कि हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चंद्र मोहन, जो अपने जमाने में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन रह चुके हैं, वो गायब हो गए हैं। इसके बाद उनकी जांच पड़ताल शुरू की जाती है। पुलिस के सामने कई अलग अलग एंगल और थ्योरीज आती हैं। किसी में कहा जाता है कि चंद्र मोहन किडनैप हो गए हैं, तो किसी में कहा जाता है कि उनका मर्डर हो गया है। इसी तरह छानबीन में कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन चंद्रमोहन के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब क्योंकि ये एक जाने माने पॉलिटिशियन या कहे तो एक चीफ मिनिस्टर थे, तो इस वजह से घर वालों के साथ साथ हरियाणा सरकार भी परेशान थी कि आखिर चंद्रमोहन गए तो गए कहाँ। इस दौरान दिसंबर का महीना भी आ जाता है और एक दिन चंद्रमोहन एक महिला के साथ हरियाणा वापस आते हैं और भरी मीडिया के सामने इस बात का इजहार करते हैं कि वो कहीं किडनैप नहीं हुए थे और न ही कहीं गायब हुए थे, बल्कि उनके कुछ दिन छुपकर रहने की वजह थी मोहब्बत। हालांकि इस बात को सुनने के बाद मीडिया और वहां मौजूद लोगों को इतना झटका नहीं लगता जितना ये सुनने के बाद लगता है कि चंद्रमोहन अब चांद मोहम्मद बन गए हैं। जी हाँ, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और जिस लड़की के लिए किया था उनका नाम था अनुराधा बाली, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पेशे से वकील थी और नवंबर से ही चंद्रमोहन के साथ गायब थी। लेकिन अनुराधा पर लोगों का इतना ध्यान नहीं गया। पर जब ये दोनों साथ में मीडिया के सामने आए और इस बात का ऐलान किया कि इन दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर ली है और अनुराधा का नाम अब फिजा और चंद्रमोहन का नाम अब चांद मोहम्मद हो गया है, तो ये सुनने के बाद मीडिया के साथ साथ पूरा हरियाणा शहर हैरान था, क्योंकि चंद्रमोहन पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। तो ऐसे में सभी का हैरान होना बनता भी था। वहीं चंद्रमोहन की पहली पत्नी हिंदू थी, इसलिए इन्होंने दूसरी शादी करने के लिए पहले इस्लाम कबूल किया। फिर 2 दिसंबर को चंडीगढ़ की एक मस्जिद में मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए निकाह किया और 5 लाख रुपए मेहर की रकम देने का ऐलान किया। हालांकि ये खबर जितनी हरियाणा शहर के लिए शॉकिंग थी, उतनी ही चंद्रमोहन के घर वालों के लिए भी थी। उनके पिता भजन लाल, जो कि राजनीति के दिग्गज नेता रह चुके थे, उन्होंने इस रिश्ते को मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि घर में पहले से ही एक बहू और उसके 2 बच्चे मौजूद थे। इतना ही नहीं, उन्होंने चंद्रमोहन को पारिवारिक और राजनीतिक विरासत से भी बेदखल कर दिया था। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने से मानो चंद्रमोहन की जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ गया था और वो विपक्षियों के निशाने पर आ गए थे। जब ये खबर हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता लगी, जिनकी सरकार में चंद्रमोहन उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने चंद्रमोहन को उनके पद से हटा दिया। आपको बता दें, चंद्रमोहन 1991 से 2005 तक कालका से लगातार 4 बार विधानसभा जीत चुके थे, लेकिन इस विवाद के बाद पार्टी ने उन्हें 2009 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। ये बात जब शहर में आग की तरह फैली, तब एक बार फिर चंद्रमोहन मीडिया के सामने आए और लोगों से कहा कि वो अपनी मोहब्बत के खातिर ऐसी एक क्या कई कुर्सियां गंवा सकते हैं। उनके इस बयान के बाद से ही हर तरफ फिजा और चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद के चर्चे होने लगे थे। इनकी लव स्टोरी को 2008 की सबसे बड़ी और यादगार लव स्टोरी के रूप में देखा जाने लगा था। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और चांद और फिजा दोनों चंडीगढ़ के सेक्टर 44C में एक घर में रहने लगते हैं। लेकिन 40 दिन से ज्यादा इनकी ये शादीशुदा खुशहाल जिंदगी टिक नहीं पाती है, या कहें तो इनकी लव स्टोरी को समाज की नजर लग गई थी। 40 दिन बाद जब एक दिन चांद मोहम्मद अपने घर से निकलते हैं, तो अचानक कहीं गायब हो जाते हैं और कई दिनों तक घर वापस नहीं आते हैं। जिसके बाद फिजा फौरन मीडिया को बुलाती है और उनके सामने बयान देते हुए कहती है कि उनके हस्बैंड यानी चांद को उनके भाई उठाकर ले गए, जिनका नाम है कुलदीप बिश्नोई। हालांकि जब कुलदीप से इस बारे में पूछताछ की जाती है, तब वो बताते हैं कि जब से चांद ने फिजा से शादी की है, तब से घर वालों के साथ साथ उन्होंने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया था
और उसके बाद से वो उनसे नहीं मिले हैं। पुलिस लगातार अपनी छानबीन करती रहती है। इसी बीच एक दिन चंद्रमोहन मीडिया के सामने आते हैं और सभी से कहते हैं कि मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया हूँ और कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद पुलिस को एक दिन वो राजघाट पर टहलते हुए दिख जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाती है और पूछताछ करने के बाद घर जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद चंद्रमोहन अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिजा के पास नहीं बल्कि अपनी पहली पत्नी के पास, और फिजा को मैसेज करके तलाक दे देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक शादी की थी, तो उसी के अनुसार चांद मोहम्मद 3 तलाक देकर फिजा से अपना रिश्ता खत्म कर लेते हैं। अब क्योंकि इनकी लव स्टोरी के चर्चे पूरे हरियाणा में थे, तो ये बात भी जल्द ही सबको पता चल जाती है कि चांद ने फिजा को तलाक दे दिया है। जिसके बाद फिजा मीडिया के सामने आकर कहती है कि ये सब उन्होंने अपने घर वालों की वजह से किया, क्योंकि उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि ये दोनों साथ रहें। इसी तरह कई दिनों तक फिजा मीडिया के सामने बयान देती रहती है और काफी रोती भी है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इनकी लव स्टोरी में जहां पहले प्यार था, अब उसकी जगह नफरत ने ले ली थी। हालांकि फिजा अब भी अपने उसी घर में रहती है जहां उन्होंने चांद के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के 40 दिन बिताए थे। फिजा नफरत की आग में इस कदर झुलस रही थी कि वो एक दिन मीडिया के सामने आकर ये ऐलान कर देती है कि वो अब राजनीति में उतरेगी और जहां से भी चंद्रमोहन चुनाव लड़ेंगे वो उसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। पर उन्हें ये मौका मिल नहीं पाता है। इसी तरह अब साल 2012 आ जाता है और इन दोनों के रिश्ते में अब बहुत ज्यादा कड़वाहट खुल चुकी थी। चंद्रमोहन का कहना था कि उन्होंने कानूनी तौर पर भी फिजा को डिवोर्स दे दिया है, जिसके बाद इन दोनों में एक समझौता होता है और दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन 6 अगस्त 2012 को जब फिजा के चाचा सतपाल उनके घर यानी चंडीगढ़ सेक्टर 44C में पहुंचते हैं, तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल फिजा ने अपने चाचा को 1 अगस्त को कॉल किया था और बातों के दौरान ऐसा लग रहा था कि अब शायद सब कुछ ठीक हो गया है। वो अक्सर अपने चाचा को कॉल करती थी और उन्हें हर बात बताती थी, लेकिन अब 5 दिन बीत गए थे और फिजा का कोई फोन नहीं आया था। इसलिए सतपाल खुद उनके घर उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं और जैसे ही गेट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेन गेट का ताला बाहर के बजाय अंदर की तरफ से लगा हुआ है, जो कि अनलॉक है। वो ताले को हटाते हैं और फिजा के रूम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका कमरा अंदर से लॉक था, जिस वजह से वो कई आवाजें लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। इसके बाद सतपाल पुलिस को कॉल करते हैं और फिर पुलिस भी यहाँ पे आ जाती है और कई कोशिशों के बाद भी जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया जाता है और दरवाजे को जैसे ही तोड़ा जाता है तो उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आती है। वहीं बेड पर फिजा की लाश पड़ी होती है और सारा सामान अपनी जगह पर जस का तस रखा होता है। टेबल पर एक शराब की बोतल थी जो आधी खाली थी और एक सिगरेट का पैकेट भी रखा होता है। फिजा की लाश को देखने के बाद साफ पता चल रहा था कि ये करीब 4 से 5 दिन पुरानी है, इसलिए पुलिस फौरन इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब सभी को पता चल जाता है कि फिजा की मौत हो गई है। इधर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने 3 एंगल निकल कर आते हैं। पहला, फिजा का मर्डर किया गया है, दूसरा ये नेचुरल डेथ है और तीसरा उसने खुदकुशी की है। अब पुलिस का सारा शक चंद्रमोहन की तरफ जाता है, इसलिए पुलिस फिजा का फोन चेक करती है, जिसमें पता चलता है कि चंद्रमोहन से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है और न ही उसका घर में आना जाना है। इसके बाद पुलिस फिजा के घर की तलाशी लेती है, जहां से उन्हें करीब 92 लाख रुपए कैश मिलते हैं। साथ ही 1.5 किलो सोने का जेवर और 1 किलो करीब चांदी का जेवर मिलता है, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। हालांकि फिजा कोई काम नहीं करती थी और ना ही उसका अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट था, ना ही वो इतनी अमीर थी कि इतने पैसे उसके पास जमा हो। तो ऐसे में पुलिस को यही लगा कि उसने शायद ये पैसे इलीगल तरीके से कमाए हैं, क्योंकि नोट के कुछ बंडल में कुछ फोन नंबर्स भी लिखे हुए थे। इसी सिलसिले में जब पुलिस ने फिजा के फोन की रिकॉर्डिंग चेक की और उसके व्हाट्सएप चैट को देखा तो पता चला कि उसकी और भी कई अमीर हस्तियों के साथ कांटेक्ट थे, जिनसे वो व्हाट्सएप पर प्यार मोहब्बत वाली बातें किया करती थी। यानी चंद्रमोहन की तरह ही उसके कई और आशिक भी थे। इसी छानबीन में अब अगस्त से सितंबर का महीना आ जाता है और अब फिजा की विसरा रिपोर्ट भी सामने आ जाती है, जिसमें पता चलता है कि उसका ना तो किसी ने मर्डर किया है और ना ही ये नेचुरल डेथ है, बल्कि उसने अपनी जान खुद ली है, क्योंकि उसके शरीर से अमोनियम फॉस्फाइड मिला था, जो आमतौर पर चूहे मारने वाली दवा में पाया जाता है, और इसकी शीशी भी पुलिस को उसके रूम से बरामद हुई थी। आपको बता दें, विसरा की रिपोर्ट केवल एक डॉक्टर ने नहीं दी थी, बल्कि 3 डॉक्टरों के पैनल ने इसे तैयार किया था। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि अमोनियम फॉस्फाइड को फिजा ने अल्कोहल के साथ लिया था, जिस वजह से और भी ज्यादा खतरनाक बन गया और फिजा की मौत हो गई। हालांकि पुलिस को कमरे से कोई लेटर नहीं मिला,
तो इसलिए पुलिस ने इस केस को खुदकुशी मानते हुए हमेशा के लिए बंद कर दिया और इस तरह साल 2008 में शुरू हुई इस लव स्टोरी का दर्दनाक एंड हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी लव स्टोरी दोस्तों बहुत ही कम वक्त के लिए थी, यानी 2008 में शुरू हुई और 2009 में खत्म हो गई। वहीं इनकी शादीशुदा जिंदगी भी मात्र 40 दिनों तक ही चली, लेकिन 40 दिनों में इन्होंने प्यार से लेकर नफरत तक का सफर तय कर लिया था। इनकी लव स्टोरी में सब कुछ था, प्यार, शादी, नफरत, तलाक और मौत। वही फिजा जो जरा जरा सी बात पर मीडिया को बुला लिया करती थी और मीडिया में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर एक बात बताती थी, जिन्हें मीडिया भी चटकारे लेकर सुनती थी और फिर अगले दिन अखबारों से लेकर टीवी तक में ये न्यूज आ जाती थी। उसी फिजा की मौत ऐसी खामोशी और गुमनामी में हुई थी कि किसी को पता भी नहीं चला। करीब 5 दिनों तक फिजा की लाश कमरे में सड़ती रही और ना जाने कितने दिन तक और सड़ती, लेकिन वक्त पर उसके चाचा सतपाल उसके घर पहुंच गए। पर जब उन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद पाया तो पहले उन्हें कुछ शक हुआ और उनके शक को और मजबूत कर दिया फिजा की लाश से आ रही बदबू ने। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि इसी बदबू ने फिजा की मौत की गवाही थी। हालांकि इससे पहले फिजा के आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी भी शिकायत कर चुके थे कि इस कमरे से बदबू आ रही है, लेकिन उस वक्त किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर जब पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई और पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा तो फिजा की लाश को बेड पर पाया। ऐसा भी कहा जाता है कि उसकी लाश में कीड़े चलने लगे थे, क्योंकि अगस्त के महीने में कितनी गर्मी होती है ये तो आप जानते ही हैं। इसी वजह से करीब 4 से 5 दिन कमरे में बंद रहने की वजह से उसकी डेड बॉडी में कीड़े लग गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर फिजा ने अपनी जान क्यों ली? इसके पीछे आखिर क्या वजह थी? और उसने कोई लेटर भी नहीं छोड़ा। पुलिस के मुताबिक ऐसा बताया गया था कि वो काफी टाइम से मानसिक रूप से परेशान थी। यही वजह थी कि पिछले 2 सालों में उसका अपने पड़ोसियों के साथ भी कई बार झगड़ा हुआ था और इस मामले में दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। वही हाल ही में फिजा को पता चला था कि उनकी मां की डेथ हो गई है, जबकि पिता का देहांत पहले ही हो चुका था, इसलिए अब वो काफी अकेली पड़ गई थी और इसी वजह से उसने अपनी जान लेने का रास्ता अपनाया और इस दुनिया से विदा हो गई। हालांकि उसके पास से जो पैसा और सोना वगैरह बरामद हुआ था वो कहां से आया, किसका था, उसके पास क्या कर रहा था, इन सवालों के जवाब आज भी पुलिस को नहीं मिल पाए हैं। लेकिन इस मामले पर पुलिस की थ्योरी ये है कि हो सकता है कि फिजा का जिन अमीर हस्तियों के साथ कनेक्शन था उनके जरिए उसे इतने पैसे मिले हों। पैसों के अलावा फिजा के घर से कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मिले थे, लेकिन वो किसके थे ये बताने के लिए अब फिजा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चांद अब दोबारा चंद्रमोहन बन गए और अपने परिवार यानी अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे। साथ ही कई सालों के राजनीतिक वनवास के बाद आखिरकार जून 2012 में उन्हें अपने छोटे भाई कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में हरियाणा में फिर से सत्ता में आने का मौका मिला। आपको बता दें, जो नंबर्स नोटों के बंडल्स पर पुलिस को मिले थे उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। तब पता चला कि वो सभी नंबर्स बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और अलग अलग फील्ड्स के लोगों के थे, लेकिन उनका फिजा की मौत से कोई कनेक्शन नहीं था। वहीं उसके रूम में भी कुछ ऐसी चीज बरामद नहीं हुई थी जिससे पुलिस को लगे कि उसकी जान ली गई है। सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था और कोई सबूत नहीं था। वहीं फिजा को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे सोते वक्त उसकी मौत हुई हो, क्योंकि वो बेड पर लेटी हुई थी। तो इसलिए पुलिस को भी ये केस मर्डर का नहीं बल्कि आत्महत्या का लगा। वहीं विसरा रिपोर्ट ने भी इस बात को क्लियर कर दिया था, तो ऐसे में शक करने की कोई वजह बचती ही नहीं थी। इसलिए पुलिस ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह फिजा और चांद की मोहब्बत का अंत हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, फिजा की मौत खुदकुशी थी या फिर मर्डर? क्या चंद्रमोहन ने उसे तलाक देकर सही किया और उसके तलाक देने की वजह क्या रही होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।